राजा आई एंड अप बाइंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम बुक। और ये किताब है। तो ऐसा अक्सर होता है कि किताबें ढेर सारी हों और आप उसे पढ़ो ना, तो आपको याद नहीं रहता है कि आपने कौन सा किताब ख़रीदा है, क्योंकि आप ख़रीदते जाते हो और उसे पढ़ते नहीं हो, तो जमा हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा 2-3 दफ़े हुआ कि मैं एक ही किताब के 2-3 कॉपी ख़रीद लिया हूँ। इस तरह के ग्राफिक्स को देखकर मुझे एक तरह से टेम्पटेशन होता है कि मैं वो किताब ले लूँ, ख़रीद लूँ। और ऐसा अब नहीं बल्कि बचपन से ही होता था। शुरुआती जो मेरे रुझान थे किताबों के प्रति, कहानियों के प्रति, वो आया था कॉमिक बुक से। ये सवाल शायद दुनिया भर के एडल्ट इससे रिलेट कर पाएंगे कि आज भी उन्हें कॉमिक बुक क्यों अट्रैक्ट करता है। मुझे हमेशा से कॉमिक बुक अट्रैक्ट करते थे और उसका वजह था ये इस तरह के ग्राफिक। एनिमे सेक्शन एक जो है वो बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स है, जिसकी मदद से मूविंग इमेजेस बनते हैं, फिल्म्स बनती हैं, सीरीज़ बनते हैं। और ये टर्म आया है जापान से। जापान में ये इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है और भी बहुत जगहों पे इस तरह के एनिमेटेड फिल्मों का चलन है और आज दुनिया भर में एनिमे बहुत मशहूर है। मुझे बचपन से एक अजीब तरह की फैंटेसी थी कि क्यों ना एक ऐसा मशीन हो जिसमें इस तरह के किताब को मैं फिट कर दूं, जैसे टेप अंदर जाता है वीसीआर में और फिर हम फिल्म देखते हैं। बाद में इंटरनेट आया, आज इतने सुगमता से आपको फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, ओटीटीज़ पे, सीडीज़ पे, टोरेंट डाउनलोड करके, तो आप फिल्म बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन वो वाला मैजिक ख़त्म हो गया जो पहले फिल्मों में होता था, फिल्म देखने का होता था वीसीआर पे। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन साहब को ऐसा लगता था इस तरीके की किताब देख के कि कोई एक ऐसी मशीन हो जिसमें मैं इस तरह की किताब डाल दूं और एक वीडियो फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाए। बहरहाल ये किताब है बंकिम चंद्र द्वारा लिखित, देवी चौधरानी। बहुत ही मशहूर किताब। धुंधली सी याद मेरे मन में है दूरदर्शन पे एयर होने वाले एक सीरियल की, जो उन दिनों मुझे बड़ा बोरिंग लगता था और मैं देखता नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है कि दूरदर्शन पे ये सीरियल आता था। और इसके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि इस उपन्यास पे सत्यजीत राय, मशहूर फिल्मकार और भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे साहब इस पे फिल्म बनाना चाहते थे और वो लेना चाहते थे इस कैरेक्टर के लिए, इस लीड कैरेक्टर के लिए प्रफुल्ल मुखी जो है, जो देवी चौधरानी है, उस लीड कैरेक्टर के लिए वो उन्होंने अप्रोच किया था तब की सबसे मशहूर डिवा, मैटिनी स्टार, सुपरस्टार सुचित्रा सेन। तो उन्होंने सोचा कि देवी चौधरानी ये अच्छा पोर्ट्रे करेंगी, तो एक फ़िल्म बनाने की योजना हुई, लेकिन ये हो नहीं पाया। रिपोर्ट्स में तो ऐसा बताया गया कि ये डेट्स की प्रॉब्लम थी सुचित्रा सेन के, तो ये फिल्म बन नहीं पाई। बाद में बांग्ला में इस पे सीरीज़ बना और एक बहुत ही क्लासिक पीस है, तो इस पे फिल्म बनते रहे हैं, सीरीज़ बनती रही है। बंकिम चंद्र को हम अपने राष्ट्रगीत के रचयिता के रूप में जानते। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र जी ने ही लिखा था। ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब है, अंत तक बांधे रखती है। मुझे जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो मुझे बैटमैन की याद आती है। बैटमैन की क्यों? क्योंकि तब इसमें जो एक लीड कैरेक्टर है प्रफुल्ल मुखी, वो एक अंडरडॉग है। मेरा मतलब है कि एक सामान्य सी गृहिणी के घर पैदा हुई प्रफुल्ल मुखी एक बहुत ही अबला नारी है। कुछ साल पहले शादी हो गई थी और घर वाले जो हैं ससुराल पक्ष के, उसका वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये हैसियत में उनसे नीचे घर की है। तो इस तरीके से माँ बेटी एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रही है और एक दिन उसकी माँ डिसाइड करती है कि चलो मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मेरी उम्र हो गई है। प्रफुल्ल मुखी को उसके ससुराल ले जाती है, जहाँ हरवल्लभ बाबू जो ससुर हैं वो प्रफुल्ल मुखी को अपनाते नहीं हैं और ये उनके बेटे ब्रजेश्वर की पहली पत्नी है। ब्रजेश्वर की 2 और वाइफ हुई, नयनतारा और सागर। तो प्रफुल्ल मुखी फिर अपने ससुराल से चली आती है और उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। खल चरित्र है वो एक फूलमणि का है, जो नाइन है, नाई की पत्नी है
वो इसे बहकाती है। और उन दिनों अपहरण होता था खासकर औरतों का, तो इसे इस तरह के क्राइम में फूलमणि प्रफुल्ल भाई को फंसाती है और प्रफुल्ल मुखी जंगल में चली जाती है और बहुत ही कष्टकारी जीवन जीती है। तब उसे एक खंडहर मिलता है जहाँ पे खजाने हैं। बहुत ही ड्रामेटिक सीन्स हैं, बहुत ही ड्रामेटिक अध्याय है इसमें, जहाँ पे खजाना है, जंगल है, एक औरत है जो बहुत ही कष्ट वाला जीवन जी रही है और ऐसे में मिलता है उसे भवानी पाठक। मुगलिया जो सल्तनत है वो ख़त्म ही हुआ था और अंग्रेज आ रहे थे, तो इस बीच में खाली गैप मिला, एक जो टाइम पीरियड था जहाँ पे डकैतों का उदय हुआ। तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉबिन हुड जैसे डकैत थे। तो भवानी ठाकुर बिल्कुल न्याय वाली बातें करता है, वो कोट करता है गीता के श्लोक को, बहुत ज्ञानी पंडित है। जो एक डिस्गाइज है, जो एक ब्राह्मण के वेश में है। भवानी पाठक जिस तरीके से प्रफुल्ल मुखी को ट्रेंड करता है वो आप बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स में या इवन हिंदी फिल्म में भी, इंडियन फिल्म में भी देखते हो कि बड़ा ही लॉजिकल लगता है। जैसे बैटमैन क्यों बनता है? बैटमैन एक आम इंसान है लेकिन वो रिगरस ट्रेनिंग और एक मेंटोर के देख रेख में वो एक तैयार होता है। उसके अंदर जो सुपर पावर्स जो होती हैं बेसिकली वो हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन हम उस पर वर्क करते हैं। इसी तरह से भवानी पाठक प्रफुल्ल मुखी को तैयार करता है। इन 5 सालों का बाकायदा एक कोर्स होता है जिसमें मल्ल युद्ध हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं, संस्कृत का लिटरेचर है, उस समय के धार्मिक किताबों का अध्ययन है, बोलने की कला, संवरने की कला, एक तपस्या कि आप कैसे एक सन्यासी का जीवन जीते हैं वगैरह। तो ये जो 5 सालों का जो एक देवी चौधरानी बनने का एक नॉर्मल सी एक युवती, एक सामान्य सी युवती प्रफुल्ल मुखी का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो देवी चौधरानी के रूप में बनकर उभरती है, वो प्रसंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिनेमैटिक है कहूँ तो देवी चौधरानी बनती है, उनके लाव लश्कर हैं, उसके बड़े से पूत हैं, उसकी अपनी सेना है। तो इस तरीके से देवी चौधरानी एक सामाजिक फिगर बन के उभरती है, बिल्कुल रॉबिन हुड टाइप की कुछ, जो गरीबों में ये दौर है जब जो रैयत है, जो समाज है, वो ज़मींदारों से त्रस्त है और अंग्रेजी शासन भी पैर पसार रहा है। और इन दिनों गरीबों की मसीहा बन के उभरती है देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी के कारनामे हैं, देवी चौधरानी का जो एक कल्ट फिगर है, एक गॉडेस काइंड ऑफ फिगर है, उनकी खूबसूरती, उनका वैनिटी, उनका जो एक यश फैला हुआ है आसपास के जगहों में, गरीबों की मदद करती हैं, लाचारों की मदद करती हैं। तो ये सब जो इवेंट्स हैं उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है, सिनेमैटिक ढंग से लिखा गया है। चांदनी रात, बोट, और साथ में इनकी जो एक पतली सी एक जो धारा चलती है अंदर ही अंदर, प्रफुल्ल मुखी को जो जलाए रखती है, उनके अंदर जो फ्यूल है देवी चौधरानी के रूप में एक अच्छा काम करने का, वो है उनकी एक इच्छा है कि वो मरने से पहले उनका जो एक मिलन हो जाए इनके पति से, जो बड़ा ब्रीफ सा एनकाउंटर हुआ था इनका अपने पति के साथ। पति का नाम है ब्रजेश्वर, जिनसे ससुराल में बस थोड़ी सी मुलाकात, एक रात की मुलाकात उसके याद में रह जाती है और उस याद को ही जीती है देवी चौधरानी। और इसके अंदर वो इच्छा रहती है कि एक दिन अपने पति से सब बातें कह पाए, उनसे उसका मिलन हो। और कहानी ख़त्म होती है इनके मिलन पे। हरवल्लभ बाबू का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किस तरह से हरवल्लभ बाबू अपनी बहू को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक सीक्वेंस है जहाँ पे अंग्रेज़ों से उनकी जो नज़दीकी है और इस सब के बीच में है देश प्रेम, पैट्रियटिज़म, जहाँ पे ज़मींदारों का भी एक, ज़मींदारों के सामने भी एक आईना होता है, आईना दिखता है कि यू शुड नॉट गो विद द ब्रिटिशर्स बट टू सपोर्ट आवर ओन पीपल। इस तरह का भी प्रसंग है जहाँ ज़मींदार का हृदय परिवर्तन होता है या ज़मींदारों के अंदर ये
ज़बरदस्ती ये बात बताई जाती है कि आपको अंग्रेज़ों का पिट्ठू नहीं बनना है, अंग्रेज़ों के चमचे नहीं होने हैं आपको। आप सही और गलत को देखिए। और बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है जहाँ हरवल्लभ बाबू को समझ आता है कि अंग्रेज के दिन अब लद गए हैं। अंग्रेज हमसे ज़्यादा बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। अभी भी चाहे तो हम अपना ज़मींदारी बरकरार रखें। तो इस तरह के सेटिंग्स में ये किताब चलती है और बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो मुझे अच्छा लगा ये किताब और मुझे लगा कि मैं आप लोग से शेयर करूं। तो धन्यवाद। कभी मौका मिले तो ये किताब पढ़िए, देवी चौधरानी।